हेलो बेटा, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन था वो अधूरा रह गया था क्योंकि जब मेरे वीडियो की फ़ाइल मेरे डिफ़ॉल्ट फ़ाइल 4 GB हो जाती है तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट क्लास में मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ पर छूटा था। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें एक क्यूबॉइड +a/2 -a/2 x एक्सिस पे, +a/2 -a/2 y एक्सिस पे और +a/2 -a/2 z एक्सिस पे इन पोजीशंस पर 6 सरफेसेस से बना हुआ एक क्यूबॉइड रखा हुआ है और एक रॉड है जिस पर 8 कूलम का चार्ज है। और वो रॉड कैसे रखी हुई है? a/4 से 5a/4 तक रखी हुई है। एक डिस्क है जिस पर 6 कूलम का चार्ज है और वो कैसे रखी हुई है? उसकी रेडियस तो a/4 है लेकिन उस डिस्क का सेंटर a/2 0 0 पर है। फिर एक 3 कूलम का चार्ज है जो -3a/4 -3a/4 का मतलब यहाँ कहीं और +3a/4 और 0 -3a/4 +3a/4 और 0 यहाँ कहीं पे वो चार्ज रखा हुआ है। कितना? 3 कूलम। और एक और चार्ज है जो -7 कूलम है। वो कहाँ रखा हुआ है? वो रखा हुआ है +a/4 और -a/4 पर, यहाँ पर -7 कूलम। तो अब देखो तुम कि जो रॉड है वो a/4 लेंथ की इस क्यूबॉइड के अंदर है, जो डिस्क है वो आधी क्यूबॉइड के अंदर है, बाकी सब बाहर है। और एक -7 कूलम का चार्ज भी इस क्यूबॉइड के अंदर है। क्लियर हुई सिचुएशन? सवाल पढ़ने में टाइम लेता है, इमेजिन करके डायग्राम बनाने में टाइम लेगा, लेकिन सॉल्यूशन में बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। आप देखो सवाल क्या है। सवाल है फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस। अब जानते हो मैं फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? बस यही तो यूज़ करना है कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस तो हमें चार्ज इनक्लोज्ड क्यूबॉइड के अंदर पता करना है। तो चलो पता करते हैं। ये रहा आपका प्रॉपर डायग्राम जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और अब इस पर आप जैसे बनाना कैसे है ये बताने के लिए मैंने तुमको पूरा बना के दिखाया, लेकिन ये उसी डायग्राम को ढंग से पेपर पे बना के रखा हुआ है। और अब देखो कि चार्ज कितना इनक्लोज्ड है क्यूबॉइड के अंदर। एक तो ये जो -7 कूलम है ये तो एज इट इज़ क्यूबॉइड के अंदर है ही। इसके बाद तुम देखो कि जो रॉड है उस पर टोटल 8 कूलम चार्ज है। पूरी रॉड पे 8 कूलम चार्ज है। तो आप कैसे लिखोगे इसको कि पूरी रॉड पर 8 कूलम चार्ज है तो 1/4 लेंथ पर कितना चार्ज होगा अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो हम कहेंगे कि पूरी रॉड पर अगर 8 कूलम चार्ज है तो चार्ज ऑफ रॉड विच इज इनक्लोज्ड is only 1/4 of 8 कूलम, that is 8/4, that is 2 कूलम। ठीक है। डिस्क का देखो कितना हिस्सा अंदर है? आधा। इस पूरी डिस्क पर 6 कूलम चार्ज है। कहाँ गया? डिस्क पर 6 कूलम चार्ज। तो आधी डिस्क जो क्यूबॉइड के अंदर है उस पर कितना चार्ज है जो इनक्लोज्ड है?
charge of disk enclosed is total charge of the disk upon half, that is 3 कूलम। तो 3 कूलम चार्ज अंदर है, 2 कूलम चार्ज अंदर है, और क्या अंदर है? चार्ज enclosed, यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट चार्ज enclosed is -7 coulomb. Now not only the solution, if the question is in board exam, then you must know how to represent the answer, right? तो मैंने पहले लिखा कि we have to find charge enclosed, then I mentioned one by one the charge of the disk enclosed, the charge of the rod enclosed, and the charge, point charge, which is inside the cuboid, -7 coulomb. So total charge enclosed is 3 plus 2 minus 7, that is -2 coulomb. So flux associated with the cuboid is charge enclosed upon epsilon naught. This is also question of JEE Mains. ईयर मेरे को याद नहीं है, पर ये मेंस के ही किसी ईयर में पूछा गया है। तो अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था। पढ़ते समय आपको उन्होंने 2-3 क्वेश्चन के बराबर टाइम ले लिया है कि इसको पढ़ने में ही और इसको बनाने में टाइम लग जाएगा, पर फिर क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गॉस लॉ में क्या क्या पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कि चार्ज Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If radius of this sphere, Gaussian surface is spherical and Q charge is inside the sphere, but if radius is doubled, what will be effect on the outward electric flux? ये AIPMT में 2011 में आया था। अब अगर चार्ज स्फेरिकल सरफेस के अंदर है तो तुम चार्ज की जगह क्या इमेजिन करो? इलेक्ट्रिक बल्ब चल रहा है, और उसको क्या कवर करके रखा हुआ है? एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट कवर है जिसके अंदर वो बल्ब है। अब उस बल्ब को कवर करने वाला जो सरफेस था उसका एरिया तुम बढ़ाकर अगर ट्वाइस कर दो, तब भी बल्ब जितनी लाइट एमिट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स वोल्टेज, वो सब तब भी उतनी ही बाहर आएगी। हमने ये बात डिस्कस की है कि शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस डजंट मैटर। तो व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी नो इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सवाल है और एक्चुअली ये सीखने वाला क्वेश्चन है। ये आपको नई चीज़ बताने जा रही हूँ। क्या देखो, क्वेश्चन देखो, ये 2011 में मेंस में आया था कि एक स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ई नॉट एक्स कैप है। ई नॉट इज अ कांस्टेंट and x cap is giving you direction that it is along x axis. It is along x axis. This is x axis. Find flux through shaded area due to this field. Due to this field. और ये जो shaded area है, एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये शेडेड एरिया कैसा है, इसी में सारा राज छिपा हुआ है। ये देखो एग्जैक्टली जैसे ये डायग्राम बना है, अगर मैं उसको वैसे ही बना दूँ, एक्स एक्सिस ये, या इसको ऐसे रख लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। इसको
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और ये जो तुम्हारा एरिया है ना, ये ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से। अगर मैं तुमको इसे रोटेट करके दिखाऊं तो शायद ज़्यादा समझ में आए। ये जो एक्स वाई जेड है, देखो मैं इससे थोड़ा सा टिल्ट कर लेती हूँ पूरे सिस्टम को, जिससे तुमको ठीक से विजिबल हो पाए। ये ऐसे रखा हुआ है सरफेस, यानी वाई एक्सिस के अलोंग इसकी एज है, और ये वाला जो कॉर्नर है ये जेड और एक्स प्लेन में है, इसका वाई 0 है। ये वाला कॉर्नर इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है। जो ये वाला कॉर्नर है सरफेस का, देखो ये वाई एक्सिस पर है, तो इसके पास सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, और ये वाला ओरिजिन पर है तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट 0 0 0 होंगे। सबसे पहले तुम इसको फील कर लो, तब फिर मैं तुम्हें डायग्राम जो उन्होंने दिया था, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के साथ मिला था, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा 3D में कैसा दिख रहा होगा वो रियलाइज़ कर लीजिए आप। ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। और अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स से अश्योर हो जाएं कि जो हमने सोचा वो सही सोचा। जो ये वाला कॉर्नर है देखो, वो एक्स वाई प्लेन में है, कोऑर्डिनेट्स मैच करते जाते हैं। देखो ये वाला कॉर्नर जो है ना, ये एंड, ये देखो किस में है, ये एक्स वाई नहीं, जेड और एक्स प्लेन में है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा और जेड और एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इस वाले कॉर्नर को देखो, ये वाला कॉर्नर ओरिजिन पर है, तो तीनों कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। देखते चलते हैं, ये वाला कॉर्नर A 0 A, Z और X कोऑर्डिनेट इसके हैं, ये ऐसे है, ये 0 0 0 हो गया। अब इसको देखो, ये वाई एक्सिस पर है तो इसका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, चेक कर लो, 0 A 0, ये 0 A 0, ये 0 0 0, और ये वाला एंड Z X प्लेन में है तो A 0 A, और ये वाला जो एंड है, ये दिख रहा है तुमको बेटा, ये एंड इसके पास जिस तरह से ये ओरिएंटेड है, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। ये जो जेड कोऑर्डिनेट है वो भी इस पे होगा। तो देखो है, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है। तो अब उन्होंने जो डायग्राम दिया था वो हमने एनालाइज कर लिया, और एनालाइज करके हमने इमेजिन कर लिया कि 3 डायमेंशन में ये कैसा दिखता होगा। अब सवाल है कि इस सिचुएशन में उन्होंने कहा कि फ्लक्स थ्रू द एरिया बताओ। तो अब हम असल में पहली बार जो वेक्टर ई और ए को डील किया गया है और डॉट प्रोडक्ट से फ्लक्स निकाला गया है, एक्चुअली मैथमेटिकली हम पहली बार यूज़ करने जा रहे हैं। कैसे? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो कैसे बेटा, ये जो एरिया है, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि ये एरिया एक वेक्टर की तरह डील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एरिया के रोटेशन ओरिएंटेशन से फ्लक्स की वैल्यू बदल रही है। तो डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज ऑल्सो अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स।
और फिर हमने कहा था कि अगर ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड यू कैन टेक इट अबव द सरफेस ऑल्सो एंड बिलो द सरफेस ऑल्सो। आप दोनों तरफ ले सकते हैं, जिधर भी आप लेना चाहें। तो एरिया वेक्टर हमको पता है कि एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब ये देखो तुम, ये कैसा शेप है? क्या ये एक स्क्वायर शेप नहीं है बेटा? और स्क्वायर शेप का जो एरिया कैलकुलेट करते हैं हम, वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ इनटू ब्रेथ कर दे तो हमको स्केलर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें अब उसका डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी कंसीडर करना है, तो एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? गेट रेडी टू लर्न दिस। सबसे पहला पॉइंट, एरिया वेक्टर ऑफ either it is rectangle or square or parallelogram, whatever it is. Area vector is, if you take this A, B, C and D, then area vector will be one side cross other side. BA cross BC। तुम्हें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस भी मायने रखता है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि लेंथ एज अ वेक्टर, क्रॉस ब्रेथ एज अ वेक्टर, ये एरिया वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका हुआ। तो अब सेकंड पॉइंट आ गया कि बी ए कैसे कैलकुलेट करें। तो तुमको पता है कि किसी भी वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मैं इसको कहूँ x2 y2 z2 और इसको कहूँ मैं x1 y1 z1 और मुझे इस पॉइंट की पोजीशन यानी पोजीशन वेक्टर r निकालना हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और उसका डायरेक्शन भी इंक्लूडेड हो, तो वेक्टर से 11th में पढ़ा है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट रिकॉल करो। मैं तो तुम्हें याद दिला ही रही हूँ कि ये जो r है ये कैसे निकाला जाएगा, x2 माइनस x1, और क्योंकि x की कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस की बात हो रही है तो i कैप प्लस y2 माइनस y1 और j कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप। देखो थोड़ा पेशेंस के साथ समझो, डरने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस के साथ समझो, बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। आपने एक साइड कैसे कैलकुलेट की देखा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो दूसरी साइड भी कैसे कैलकुलेट करोगे, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो चलो कर लेते हैं दोनों को कैलकुलेट। बी ए हो गया x2 माइनस x1, बी ए देखते चलो, ये है बी ए, तो इसको होना चाहिए a माइनस 0, a माइनस 0 i कैप प्लस 0 माइनस 0 j कैप प्लस a माइनस 0
के कैप। देख लो बेटा, डायग्राम देखो और कैलकुलेशन देखो। a माइनस 0 आई कैप, 0 माइनस 0 जे कैप, a माइनस 0 के कैप। इसको सिंप्लीफाई कर लो। a माइनस 0 हो गया ए आई, प्लस 0 जे चला गया, और a माइनस 0 के कैप हो गया ए के कैप। आगे बढ़ें, बी सी देखो, बी सी ये है 0, ये है a, ये है 0, और ये तीनों 0 हैं। तो 0 माइनस 0 आई कैप, a माइनस 0 जे कैप, 0 माइनस 0 के कैप। देख लेते हैं। 0 माइनस 0 आई कैप, a माइनस 0 जे कैप, 0 माइनस 0 के कैप। क्या बचा? सिर्फ a जे। अब एरिया वेक्टर क्या है? साइड बी ए क्रॉस साइड बी सी। बी ए क्या आया है हमारा? प्लस ए आई प्लस ए जे, सॉरी ए के, और बी सी हमारा क्या आया है? ए जे। देख रहे हो? अब क्रॉस प्रोडक्ट करें, एक एक टर्म को क्रॉस प्रोडक्ट करते। ए आई क्रॉस ए जे कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, मान लो, ले लो ए क्रॉस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला? ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। ये जो यूनिट वेक्टर है ये ए का भी परपेंडिकुलर होता है और बी का भी। तो अगर ए क्रॉस बी की जगह आप ले लो आई क्रॉस जे, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल साइन 90, और आई क्रॉस जे का जो परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा वो ऐसे देखते हैं, आई जे के। आई क्रॉस जे का रिजल्ट के कैप, जे क्रॉस के का रिजल्ट आई कैप, और के क्रॉस आई का रिजल्ट जे कैप। ये सब वेक्टर में पढ़ा हुआ है, मैं तुम्हें वापस से याद दिला रही हूँ। तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट का, ये पूरा कॉन्सेप्ट उठाकर यहाँ रख दिया। ए आई कैप मल्टीप्लाई होगा, पहले ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए आई इंटू ए जे, यानी ए आई, क्या मैं इसको यहाँ पे लिख कर दिखा दूँ? ए आई ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा? देखो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए, ये आई कैप यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी फिर से ए, और फिर आई क्रॉस जे। अभी क्या सीखा हमने? आई क्रॉस जे इज प्लस के, तो हमने लिख दिया प्लस के। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर के। पहला टर्म तो मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब दूसरा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो, ए के कैप क्रॉस ए जे कैप। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए, और फिर के क्रॉस जे। वापस अपने व्हील पर आ जाओ, के क्रॉस जे। हम जिस डायरेक्शन में घूमते हैं वो है एंटी क्लॉकवाइज, और आई क्रॉस जे यानी प्लस के क्रॉस आई यानी प्लस जे,
i क्रॉस j यानी प्लस के। लेकिन अगर आप उल्टा घूमेंगे, जैसे कि यहाँ पर है केस k क्रॉस j, k क्रॉस j, उल्टा घूमेंगे अगर तो k क्रॉस j, तो आएगा तो k क्रॉस j i, लेकिन उल्टा घूमे तो माइनस साइन के साथ। तो देखो इसको, k क्रॉस i इज k क्रॉस j इज i बट विद माइनस साइन। तो हमारा a इंटू ए स्क्वायर और k प्लस a इंटू ए स्क्वायर और ये माइनस आई। तो रिजल्ट क्या आ गया फाइनली? एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्क्वायर इज ए स्क्वायर के प्लस ए स्क्वायर, और ये जो माइनस आई है ये इधर आकर इसको माइनस कर देगा, ए स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर आई। तो ये आ गया आपका एरिया वेक्टर ऑफ द स्क्वायर। ए स्क्वायर आई माइनस का और ए स्क्वायर के प्लस का। आई को हमने, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लिया है वो आई कैप न लेकर एक्स कैप लिया है, तो हमने यहाँ पर आई कैप की जगह वही सिंबल ले लिया जो इन्होंने लिया है। तो माइनस ए स्क्वायर एक्स कैप हो गया, और ए स्क्वायर के कैप की जगह हमने ले लिया प्लस ए स्क्वायर वाई कैप। एरिया वेक्टर आ गया। तो अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत थोड़ा सा काम बचा। क्या? फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक वेक्टर इज ए स्क्वायर एक्स कैप, और एरिया वेक्टर क्या है? देखो ई नॉट एक्स कैप, और एरिया वेक्टर क्या है? माइनस ए स्क्वायर एक्स कैप प्लस ए स्क्वायर वाई कैप। डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो तुम्हें ध्यान है x डॉट x 1 और x डॉट y 0, यानी आपको सिर्फ इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट देगा ई नॉट इंटू ए, और x डॉट x हो गया 1, और ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पर साथ में लगा रहेगा। तो फ्लक्स हो गया माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। अब तुम्हें करना क्या है? इसको पूरा अपने आप से करो और देखो कि कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो। अगर गलती होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं क्रॉस चेक करके उसको रेक्टिफाई कर लूँगी और आपके साथ डिस्कस कर लूँगी कि गलती है या तुम्हें लग रहा है ऐसा। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको ज़रूर करिए, अपने आप से करिए। 3 डायमेंशन में जिस तरीके से मैंने आपको ट्राई किया कि आप इमेजिन कर पाओ, आप उसको घर पर सोचो, बना कर देखो, और इस क्वेश्चन को तो सर्टेनली जो बच्चे मेंस एम कर रहे हैं उनको सर्टेनली इस क्वेश्चन को बहुत मन से करना चाहिए। बस ये ध्यान रखना बेटा कि ये साइड क्रॉस ये साइड, क्रॉस प्रोडक्ट इज एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्क्वायर। और फ्लक्स के लिए आप एक बार एरिया वेक्टर निकाल लो तो फिर फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए।
तो आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए और सवाल डिस्कस करेंगे गॉस लॉ में। अभी और अच्छे से हम लोग गॉस लॉ के साथ खेलेंगे, चीज़ों को समझेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपकी नॉलेज है। इट डजंट मैटर, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट डजंट मैटर how many videos are you seeing and how many teachers you are listening to. So all the best for your numericals, and H.C. Verma is a very good book to go for the numericals. All the best, मेहनत करते रहो।